नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर के लाइफ और वर्क्स पर एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आपने देखा ही होगा। और आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी तैयार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैगोर्स फादर? टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? और ऑप्शंस हैं आपके हरेंद्रनाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और देवेंद्रनाथ। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हमने डिस्कस किया था उनके पिताजी के बारे में, और उनके ग्रैंडफादर के बारे में भी डिस्कस किया था। और उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक प्रिंस की तरह रहते थे, और उनके जो पिताजी हैं उनको महर्षि कहा जाता था। तो वो डिटेल में आपने पढ़ा था वहाँ पर। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो वीडियो ध्यान से नहीं देखा था, तो आज आप कंफ्यूज होंगे कम से कम इन दो नामों में, द्वारकानाथ और देवेंद्रनाथ। हल्के से आपको याद होंगे कि ये दो नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे, और आपको लग रहा होगा कि भाई द्वारकानाथ भी हो सकता है, देवेंद्रनाथ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि महर्षि देवेंद्रनाथ उनके पिता थे और द्वारकानाथ उनके ग्रैंडफादर थे। प्रिंस द्वारकानाथ उनको कहा जाता था, क्योंकि वो एक प्रिंस की तरह रहते थे, एक राजकुमार की तरह रहते थे। उनका रहने का जो तरीका था वो शाही था, और उनके जो पिताजी थे वो एक ऋषि की तरह रहते थे, तो उनको महर्षि देवेंद्रनाथ कहा जाता था। तो आपको याद रखना है दोनों में फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ? इससे पहले जब मैं श्री अरबिंदो पर वीडियो बना रही थी और वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम आया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिए मृणालिनी देवी। मृणालिनी जो नाम है वो दो लोगों की पत्नियों के नाम हैं। श्री अरबिंदो की पत्नी का नाम भी मृणालिनी है और रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम भी मृणालिनी है। तो ओब्वियसली पहला ही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, सारिका देवी, सरला देवी, विमला देवी। तो ये उनकी पत्नी के नाम नहीं है, उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी है। और किसी बच्चे ने कमेंट किया था श्री अरबिंदो वाले वीडियो पर कि जो उसमें सेकंड क्वेश्चन था कि लंदन में श्री अरबिंदो कहाँ पढ़े थे, और मैंने उसका आंसर आपको बताया था कि सेंट पॉल्स में वो पढ़े थे। किसी बच्चे ने कहा कि लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़े थे। लोरेटो कॉन्वेंट क्योंकि इंडिया में है, दार्जिलिंग में है, और वो पढ़े थे उसमें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा था, आप क्वेश्चन पे इसका मतलब ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि लंदन में वो कहाँ पढ़े थे, तो आपको ये जवाब देना था उसमें सेंट पॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था आपको कि ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ये क्वेश्चन तो मतलब आपको पता ही होना चाहिए, पूछा ही जाता है अक्सर ये तो एग्ज़ाम में। तो इस डेट को आप ना भूलें। ऑप्शन आपके सामने है 1912, 1914, 1913 और 1915। तो बिल्कुल पास पास की डेट्स हैं, 12, 13, 14, 15, और आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। लेकिन आपको तो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913, 1913 में। अच्छे से रट लीजिए ये वाली डेट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन विच ईयर गीतांजलि इन बंगाली वॉज रिटन? इन विच ईयर, किस साल गीतांजलि इन बंगाली यानी बंगाली भाषा में गीतांजलि लिखी गई थी? तो अब 1913 में उनको प्राइज़ मिला। आपको मालूम है कि ये जो नोबेल प्राइज़ मिला था उनको, उनके इंग्लिश वर्जन के लिए मिला था, यानी अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब गीतांजलि का हुआ वो पूरे यूरोप में पढ़ी गई और फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो जाहिर सी बात है कि गीतांजलि उससे पहले लिखी गई, और यहाँ तो पूछा है बंगाली भाषा में। तो यहाँ जो डेट्स दी हुई हैं 1909-10 और 1907-8 के बीच में लिखी गई, या 11-12 में लिखी गई, या 5-6 में लिखी गई। तो यहाँ पर जो सही डेट है वो है 1909-10 में गीतांजलि बंगाली भाषा में लिखी गई, और ये बहुत पॉपुलर हुई। फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ बाद में इंग्लिश में, और फिर 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। हु रोट द इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि? तो
इंट्रोडक्शन यानी परिचय किसने लिखा गीतांजलि का? गीतांजलि को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो ये जो नाम दिए हुए हैं देखिए, W.B. यीट्स और डॉक्टर KRS अयंगर और डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। तो 4 नाम दिए हुए हैं और गीतांजलि का इंट्रोडक्शन किसने लिखा, सवाल ये है। देखिए अभी मेरे साथ आपने अमर्त्य सेन का एक निबंध पढ़ा है, काफ़ी लंबा था वो, 20 पेज थे और मैंने 3 पार्ट्स में उसको बनाया था। उसमें डिटेल में अमर्त्य सेन ने टैगोर के बारे में लिखा है और वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि टैगोर को वेस्ट में यानी पश्चिम में यानी कि यूरोप में फेमस बनाने में सबसे बड़ा हाथ था W.B. यीट्स का। W.B. यीट्स ने उनकी काफ़ी तारीफ़ें लिखी हैं, हालांकि बाद में उनके रिश्ते ख़राब हो गए, बाद में उन्होंने काफ़ी बुरा भी कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को, लेकिन गीतांजलि के ट्रांसलेशन में और उसको यूरोप में पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा हाथ था W.B. यीट्स का। तो गीतांजलि का जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो W.B. यीट्स ने ही लिखा है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आप याद रखिए। हु सेड, किसने कहा था? एज द जनरेशन पास, यानी जब जनरेशन पीढ़ियां पास गुजर जाएंगी, जब पीढ़ियां गुजरेंगी, ट्रेवलर्स यानी कि यात्री, विल हम मीन्स गुनगुनाना, गुनगुनाएंगे, देम उनको किनको? गीतांजलि के गीतों को, ऑन द हाईवे सड़कों पर, एंड और मेन आदमी, रोइंग जो कि नाव चला रहे होंगे, रो मीन्स नाव चलाना, वो गुनगुनाएंगे अपॉन रिवर्स नदियों पर। तो ये बात किसने कही थी गीतांजलि के गीतों के बारे में? तो 4 ऑप्शन फिर हमारे पास हैं, एडमंड गॉस, W.B. यीट्स, T.S. एलियट, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अभी जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ था कि भाई टैगोर को यूरोप में फेमस करने वाले लोगों में सबसे बड़ा नाम है W.B. यीट्स का, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये भी W.B. यीट्स का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओरिजिनल नेम ऑफ सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस एक फेमस ड्रामा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था। तो सैक्रिफाइस का ओरिजिनल नेम क्या है, यानी मौलिक नाम, जो कि बंगाली भाषा में था। पहले ये बंगाली भाषा में लिखा गया था सैक्रिफाइस ड्रामा, फिर इंग्लिश में लिखा गया है सैक्रिफाइस नाम से। तो बंगाली भाषा में इसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है हमारे पास, बलिदान, सन्यासी, विसर्जन, नन ऑफ दीज। तो अब सैक्रिफाइस माने बलिदान होता है और जैसे ही आप ये ऑप्शन पढ़ेंगे आप फटाफट इस पर निशान लगा देंगे कि यही सही उत्तर है, क्योंकि आपको मालूम है सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। सन्यासी तो वैसे भी नहीं हो सकता, मेल नहीं खा रहा इससे। सही उत्तर है विसर्जन, है ना। विसर्जन करते हैं ना हम किसी चीज़ का, नदियों में विसर्जन करते हैं। दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा जी की मूर्ति का हम विसर्जन करते हैं, गणेश जी की मूर्ति का हम विसर्जन करते हैं। तो हालांकि सेक्रीफाइस का जो मतलब है वो तो बलिदान है, और अगर आपको नहीं मालूम कि बंगाली भाषा में ये नाटक विसर्जन नाम से लिखा गया था, तो बहुत संभावना इस बात की है कि आप गलत निशान लगा देंगे और आप बलिदान को सही कर देंगे। तो बच्चों याद रखना है, सेक्रीफाइस का मतलब जरूर बलिदान है, लेकिन बलिदान इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है विसर्जन। विसर्जन नाम से बंगाली भाषा में सेक्रीफाइस नाटक लिखा गया था। तो ये याद करना है, क्योंकि सेक्रीफाइस बहुत फेमस नाटक है उनका, और जो कि बंगाली भाषा में विसर्जन नाम से लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर सेक्रीफाइस वॉज पब्लिश्ड। तो किस साल प्रकाशित हुआ था सेक्रीफाइस नाटक। और फिर से देखिए आपके पास
चार ऑप्शन बहुत करीबी, 1915, 1917, 1916, 1918, यानी 15, 16, 17, 18, 1915, 1916, 1917, 1918, करीबी मामला कर दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो लिखा गया था नाटक, ये 1917 में लिखा गया था। इन विच ईयर चंडालिका वॉज पब्लिश्ड, ये भी बहुत फेमस रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, चंडालिका। और इसके आपको ऑप्शन दिए हैं 1931, 1932, 1933 और 1934। थोड़े तो दूर दूर के ऑप्शन देने चाहिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल पास के ऑप्शन दे देते हैं। तो बेटा इसका जो ईयर है वो है 1933, 1933। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो एग्जामिनर हैं वो बच्चे, आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के हो अभी, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना रखें। लेकिन बेटा किसी एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं होता, तो आप अपनी मैक्सिमम तैयारी कीजिएगा। और जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने सारे वर्क्स के डेट दिए हुए हैं, मैक्सिमम वर्क्स के डेट दिए हुए हैं, तो एक बार उसको ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ 2-4 वर्क्स के ही ईयर्स दिए हुए हैं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर, हाँ मैं बता चुकी ना आपको, 1933। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडालिका इज द स्टोरी ऑफ, तो चंडालिका कहानी किसकी है? तो हमारे गांव में आपके आसपास आपने सुना होगा ना, कोई जरा सा गंदा रहता है तो उसको हम बोल देते थे देखो बड़ा चंडाल है ना। तो क्या था कि पहले आज़ादी से पहले ऐसा था कि कुछ लोगों को छूने से लोग बचते थे, कुछ विशेष लोगों को छूने से बचते थे, तो छुआछूत था। और ये जो चंडाल कहा जाता था, उनको कहा जाता था जिनको छूने से बचते हैं, और या फिर बहुत गंदे रहते हैं, या फिर जो मरघट में काम करते हैं, मरघट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चंडाल कहा जाता था। तो चंडाल पुरुष हुआ और चंडालिका यानी स्त्रीलिंग है चंडालिका, बालक बालिका और चंडाल चंडालिका, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। अब देखिए ऑप्शन हमको क्या दिए हैं, एन अनटचेबल गर्ल, ए प्रिंसेस, एन अपर क्लास गर्ल, नन ऑफ दीज। तो भाई राजकुमारी को तो चंडालिका कहेंगे नहीं, जैसा मैंने अभी आपको मीनिंग भी बताया, और अपर क्लास गर्ल इसको भी चंडालिका नहीं कहेंगे। तो चंडालिका किसको कहेंगे, जिसको हम छूने से बचेंगे। हम तो नहीं बचते हैं, खैर अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारत के संविधान में भी छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो अब तो आप किसी के साथ ये कर ही नहीं सकते, करेंगे तो जेल जाएंगे। और हमारा आंसर क्या हुआ, चंडालिका इज द स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिनको छूने से बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टैगोर्स स्टोरी, टैगोर की कहानी का नाम क्या है? अब देखिए ये जो दिए हुए हैं 4 वर्क्स, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों ही टैगोर ने लिखे हैं। गोरा है, द होम एंड द वर्ल्ड है, साधना है और द होम कमिंग है। तो गोरा अगर आपने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, टैगोर के बारे में, और पिछला वीडियो भी देखा है, तो आपको मालूम होगा कि गोरा उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो कहानी नहीं है। और द होम एंड द वर्ल्ड ये भी एक उपन्यास है। साधना ये उनका प्रोज वर्क है। द होम कमिंग, हाँ ये कहानी तो बहुत अच्छी है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। इस वक्त ये बीए सेकेंड ईयर में प्रेस्क्राइब्ड है, तो ये कहानी है द होम कमिंग, बहुत अच्छी कहानी है। तो इसका आंसर यही हुआ कि टैगोर की जो स्टोरी है इनमें से वो है द होम कमिंग। स्पेलिंग थोड़ी इसमें मिसप्रिंट है, CONI कर दिया है, COMING है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मुक्त धारा वॉज पब्लिश्ड, तो ये मुक्त धारा ये भी उनका एक वर्क है,
तो ये कब पब्लिश हुआ? 1922, 24, 23, 25। तो इसका सही डेट है 1922। केमानकर इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ विच प्ले? केमानकर ये नाम है, इज द प्रोटैगोनिस्ट मीन्स मुख्य पात्र है, हीरो है, ऑफ विच प्ले किस नाटक का? तो अभी हमने नाटकों के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। मुक्तधारा, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, चित्रा, मालिनी, सेक्रीफाइस। तो यहाँ जो केमानकर है वो किस नाटक का हीरो है? ये मालिनी का, मालिनी उनका नाटक है उसका हीरो है। मालिनी इज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन? तो मालिनी किस धर्म की अनुयायी है? और ऑप्शन है हमारे जैनिज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही उत्तर है बुद्धिज्म। तो मालिनी बुद्ध धर्म को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? हिज मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रिलीजन ऑफ मैन, साधना, गोरा या रिमेन्सेंसेस? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है रिमेन्सेंसेस। टैगोर लाइक डांटे इनहेरिटेड a rich and vast tradition where mythology, theology and philosophy blended easily। यानी टैगोर लाइक डांटे, डांटे एक प्रसिद्ध कवि है, इनहेरिटेड यानी डांटे की तरह, डांटे ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है, आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो मतलब टैगोर की तरह, मतलब डांटे की तरह टैगोर ने इनहेरिट मीन्स पाया था, विरासत में पाया था, और रिच एक समृद्ध, एंड वास्ट एक विस्तृत, ट्रेडिशन परंपरा, वेयर जहां माइथोलॉजी पौराणिक ज्ञान, थियोलॉजी धार्मिक ज्ञान, एंड फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र ब्लेंडेड यानी मिले हुए थे, इजीली आसानी से एक दूसरे में मिले हुए थे। तो हु सेड ये किसने कहा? ऑप्शंस हैं आपके सरोजिनी नायडू, एस.बी. मुखर्जी, के.एन. दारूवाला और नसीम एजेकियल। तो इनमें से किसने कहा? एस.बी. मुखर्जी ने। पढ़ लीजिए, मुझे उम्मीद है कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछे। हु कमेंट्स ही प्रेजेंटेड हिज बंगाली पोइम्स, यानी हु कमेंट्स किसने ये टिप्पणी की है, ही प्रेजेंटेड उसने प्रस्तुत की हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत की हैं हिज बंगाली पोइम्स अपनी बंगाली कविताएं, इन अ काइंड ऑफ इंग्लिश एक प्रकार की इंग्लिश में, विच जो कि इन इट्स अपनी सेल्फ कॉन्शियस यानी आत्म चेतना, सिंप्लिसिटी अपनी आत्म चेतना की सरलता में, ऑफ डिक्शन यानी भाषा की, एंड सिंटैक्स और ग्रामर की यानी कि व्याकरण की, वेंट चली जाती है, वेरी नियर बहुत करीब, प्रिकोसिटी, प्रिकोसिटी क्या होती है? प्रीकॉन्शियसनेस, जो जल्दी प्रौढ़ता आ जाती है यानी जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, उसको प्रिकोसिटी बोलते हैं। तो ऐसी भाषा है टैगोर की। ये किसने कहा है? निरासी चौधरी, ए.सी. ब्रैडले, W.H. हडसन या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो कमेंट है ये निरासी चौधरी का है। बहुत फेमस राइटर हैं और इनका एक ऐसे है जो कि आपके सिलेबस में आगे आएगा। इस वक्त BA 3rd ईयर में सिलेबस में है इनका एक ऐसे, टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल यू द मैन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है और इनके जो विचार हैं वो आप देखेंगे तो थोड़ा आपको गुस्सा आएगा। हालांकि ये भारतीय मूल के लेखक हैं निरासी चौधरी, लेकिन इन्होंने जो कहा है भारतीय मौसम के बारे में और
अंग्रेज़ों के बुरे व्यवहार के लिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ भारतीयों के साथ जो बुरा व्यवहार किया, उनके उस बुरे व्यवहार के लिए इन्होंने भारतीय मौसम को जिम्मेदार ठहराया है। आप एक बार अगर वक्त मिले आपको तो वो वीडियो देखिएगा और उस ऐसे को पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा। मुझे भी पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त आया था, महसूस करेंगे आप भी। खैर, हमें अभी तो अपने क्वेश्चन का आंसर देखना है। तो ये जो कमेंट है निराशी चौधरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सॉन्ग, ये एक गीत है, काय का? गीतांजलि का, रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत है। आई केम आउट, मैं बाहर आया, अलोन, अकेला, ऑन माई वे, अपने रास्ते पर, टू माई ट्राइस्ट, ट्राइस्ट क्या होता है? चुपके से मिलना, तो अपने मिलन के रास्ते पर। टैगोर राइट्स, टैगोर लिखते हैं, ही इज़ माई ओन लिटिल सेल्फ, ये मेरा खुद का छोटा सा सेल्फ है, आत्मा है। वॉट इज़ माई ओन लिटिल सेल्फ, तो ये जो माई ओन लिटिल सेल्फ है ये क्या है? द पोइट, द हार्ट, द माइंड, या फिर ईगो? तो ये पोइट खुद है, उसका हृदय है, उसका मस्तिष्क है, या उसका ईगो है? ईगो अहम होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर एक ईगो होता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है। आजकल लोगों के ईगो बड़े हर्ट होते हैं, उनको जरा सा कुछ बोल दीजिए ईगो हर्ट हो जाता है। तो हालांकि कुछ लोग दबा लेते हैं अपने ईगो को, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो होता ही है ना, विद्यमान तो होता ही है। तो यहाँ जो ये जो स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर का, यहाँ पर माय ओन लिटिल सेल्फ उन्होंने कहा है ईगो को, अहम को, कहीं ना कहीं तो ये आड़े आता है हम लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को पूरा कीजिए। लीव, छोड़ो, दिस चैंटिंग, इस मंत्र जाप को, एंड सिंगिंग, और गाने को, एंड टेलिंग ऑफ, और गिनने को। या टेलिंग का मतलब बताना नहीं, गिनना है। तो किसको गिनने के लिए उन्होंने कहा है? गिनना छोड़ने के लिए कहा है। ये एक गीत है उनका, बहुत प्रसिद्ध गीत है, लीव दिस चैंटिंग। ये आगे आपके सिलेबस में भी आएगा। फ्लावर्स, किसको गिनने से मना किया है? फ्लावर्स, फूल, स्टोरीज, कहानियाँ, बीड्स, दाने या मोती, या लिरिक्स, या फिर कविताएं। तो ये एक उनका गीत है जिसमें वो पुजारी से कह रहे हैं कि ये जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो, ये जो तुम गीत गा रहे हो, ये जो तुम माला जप रहे हो, इसको छोड़ो। अभी इससे पहले आपने अगर अमर्त्य सेन का टैगोर एंड हिज इंडिया वाला वीडियो मेरा देखा होगा, तो वहाँ ये पूरा गीत है, कोट किया है अमर्त्य सेन ने। तो जो माला जपते हैं उसमें मन के गिनते हैं ना, 108 मोती होते हैं उसमें, और जाप करते हैं, माला जपते हैं। तो वो क्या है? टेलिंग ऑफ बीड्स। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बीड्स। हु रोट चित्रा, चित्रा किसने लिखा? तो चित्रा, इससे परिचित हैं आप, ये उन्हीं की रचना है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सरोजनी नायडू, टैगोर, आर.के. नारायण, अनीता देसाई। तो 4 ऑप्शंस में से आपने आराम से पहचान लिया कि चित्रा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरीके का क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए एग्जाम में आपसे। ये आसान है क्वेश्चन कि आपको नाम दे दिया, हु रोट चित्रा। अब अगर आपने टैगोर के पूरे वर्क्स के नाम एक बार पढ़े हैं तो आप पहचान लेंगे कि चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से आपसे पूछे जाने चाहिए एग्जाम में। लेकिन बेटा इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एग्जामिनर का मूड क्या होगा और वो किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सेट करेगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, एक बार पूरे वर्क्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, पूरे वर्क्स की लिस्ट और उनके नाम मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में आपको बताए थे, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।